गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस विषय में हम चीन की विदेश नीति पर पिछले कुछ कक्षाओं में लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चीनी विदेश नीति के जो साधन हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। कौन कौन से वे साधन हैं जिसके द्वारा चीन अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। अपनी विदेश नीति के जिन उद्देश्यों की या चीन की विदेश नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों को हमने पिछले क्लासेज में पढ़ा था, देखा था, तो उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चीन के द्वारा कौन से साधन अपनाए जाते हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। इनमें जो प्रमुख साधन हैं उनको हम इन बिंदुओं में देख सकते हैं। इसमें जो प्रमुख साधन है उनमें है, प्रमुख जो साधन है वो है सैन्य शक्ति का दबाव, राजनीतिक कार्य कूटनीति, प्रचारात्मक मनोवैज्ञानिक युद्ध, आर्थिक प्रतियोगिता और मूलोच्छेद। ये प्रमुख साधन हैं जिनके माध्यम से चीन अपने विरोधियों पर दबाव बनाता है। चीन एशिया में एक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो पाया है, या ये कहें कि विश्व के स्तर पर वो एक सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहता है। तो ये वो साधन हैं जिनके माध्यम से चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदय होना चाहता है, जिनके चलते वह एक बड़े शक्ति के रूप में उदय होना चाहता है। इनमें से सभी साधनों का प्रयोग एक साथ संभव नहीं है, यानी ये वो साधन है जो एक साथ प्रयोग में नहीं लिए जा सकते। इन साधनों का प्रयोग समय और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। किस परिस्थिति में कौन से साधन का उपयोग किया जाएगा, ये एक सफल कूटनीतिज्ञ की विशेषता होती है कि कैसे साधन का प्रयोग वो कैसे साध्य को पूरा करने के लिए करता है। तो सभी साधनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इन साधनों का उपयोग किया जाता है। इन साधनों के प्रयोग के समय चीन को अपने देश की आंतरिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसे दृष्टि में रखते हुए ही वह अपने प्रादेशिक दावों, राष्ट्रीय सुरक्षा व एशिया में चीन तथा साम्यवादी प्रभाव की वृद्धि के लक्ष्यों को पूरा करता है। चीन की विदेश नीति के साधनों में सैन्य शक्ति और मूलोच्छेद हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ने का एक बड़ा कारण उसके पास एक प्रबल सैनिक शक्ति का होना है। और चीन की सैन्य शक्ति के बारे में हम पहले भी विस्तार से, पहले जब राइजिंग चाइना हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि एक विशालकाय सेना चीन के पास है, जिसमें लगभग 34 लाख से अधिक जो कार्यबल यानी वो सेना है जो कार्य कर रही है। बड़ी मात्रा में उनके पास रिजर्व फोर्सेज हैं, एयरफोर्स उनका इतना शानदार है, उनका नेवल जो फोर्सेज हैं वो भी बड़ी तादाद में हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो ये कहें कि आर्म फोर्सेज हैं वो चाइना की मजबूत स्थिति में हैं, और डिफेंस सिस्टम उनका इतना शानदार है, और ये कहें कि परमाणु मिसाइलों और हथियारों के माध्यम से वो एक आज चाइना अपने एक सेना को काफी उसने सुदृढ़ किया है। तो ये एक बड़ा कारण है, सैनिक शक्ति एक बड़ा कारण है जिसके माध्यम से चीन लगातार एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। चीन इस समय अपने 4 मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी सैन्य शक्ति का विकास की बड़ी गति से कर रहा है। जो उद्देश्य जिनको पूरा चाइना करना चाहता है सैन्य शक्ति के माध्यम से, चीन को साम्यवादी आर्थिक पद्धति के साथ महान राजनीतिक और भयावह एवं प्रचंड सैनिक शक्ति बनाना। देखिए, चीन साम्यवादी राष्ट्र है तो साम्यवादी एक आर्थिक पद्धति है। साम्यवाद किसको एक आर्थिक दर्शन को दर्शाता है, लेकिन चीन साम्यवादी आर्थिक पद्धति के साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना है कि चीन को क्या बनना है, दुनिया की सबसे प्रबल शक्ति बनना है। और ऐसा तभी संभव है जब चीन के पास एक शक्तिशाली, एक आधुनिक और एक मजबूत सेना होगी, तभी चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। कदा इसके अलावा दूसरी वो कोई कारक नहीं जो चीन को एक बड़ी शक्ति, एक दुनिया की सबसे प्रचंड और भयावह शक्ति बना सकते हैं, तो वो उनकी सैन्य शक्ति है। तो ये एक बड़ा उद्देश्य है जिसके माध्यम से वो अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है चीन इस प्रचंड शक्ति का एशिया महाद्वीप में प्रमुख शक्ति बनना है तथा उसका अपना सर्वोपरि प्रभाव स्थापित करना है। देखिए, चीन की एक दबी लालसा है। चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है कि एशिया की एक छत्र शासन एशिया पर कौन करे?
चीन करे। और ऐसा कब संभव है? जब पाश्चात्य राष्ट्र, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ये जो राष्ट्र हैं, जब तक एशिया में हस्तक्षेप करते रहेंगे, एशिया दुनिया की नंबर 1 शक्ति, चाइना दुनिया की नंबर 1 शक्ति नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में नंबर 1 शक्ति बनने के लिए क्या होगा कि अपनी सैन्य शक्ति को, प्रचंड शक्ति को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि वह एशिया में सुपर पावर बन सके। तीसरा जो उद्देश्य है उनका, वो है एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका में साम्यवादी जो आंदोलन है उनके नेतृत्व को ग्रहण करना। साम्यवादी आंदोलन दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में, और विशेष रूप से हमने यहाँ जिक्र किया एशिया का, विशेष रूप से हमने यहाँ जिक्र किया दक्षिणी अमेरिका का, विशेष रूप से हमने जिक्र किया अफ्रीका का। तो इन सभी महाद्वीपों में अपने साम्यवादी आंदोलन, जो कि साम्यवादी अमेरिका, चीन की विचारधारा है, उस साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वह साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करना चाहता है। चौथा जो उद्देश्य है वो है कि चीनी नेताओं का दावा है कि वे समूचे विश्व में पूंजीवाद व साम्राज्यवाद के विरुद्ध होने वाली क्रांतिकारी क्रांतियों के प्रबल पोषक हैं तथा क्रांतिकारी युद्ध में प्रत्येक देश की जनता को सहायता देने के लिए सदैव वो प्रस्तुत हैं। चीनी सैनिक शक्ति का मेरुदंड जन मुक्ति फौज है, वहां की जो पीपुल्स आर्मी है वो है, जिसकी संख्या लगभग 27 लाख है। यानी पीपुल्स आर्मी की कुल संख्या कितनी है? 27 लाख से ज्यादा है। इस समय चीन अणुबमों और आणविक आयुधों तथा प्रक्षेपास्त्रों के विकास की समुचित शक्ति उसमें लगा रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने यह घोषणा की थी कि यदि हमारे पास पतलून खरीदने का पैसा भी नहीं होगा तो नंगा नहाना पड़ेगा, फिर भी हम अणुबम बनाएंगे। इस प्रकार के स्टेटमेंट चाइना के विदेश मंत्री के द्वारा किसी समय दिए गए थे, जो उसकी आक्रामकता को दर्शाता है। सैनिक शक्ति के अतिरिक्त चीनियों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का दूसरा साधन मूलोच्छेद है। मूलोच्छेद का अर्थ है प्रच्छन्न या गुप्त रूप से अंदर ही अंदर विरोध से किसी भी देश की शक्ति को जड़ से खोखला करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, चाइना क्या करता है, अपने मूलोच्छेद के माध्यम से उस किसी पड़ोसी राष्ट्र की, किसी शत्रु राष्ट्र की जड़ों को काट दिया जाए, उसके अंदर इस प्रकार के उन्माद उत्पन्न कर दिए जाए, इस प्रकार से गुप्त रूप से ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि उसकी शक्ति है वो क्षीण हो जाए, उसकी जड़ें खोखली हो जाएं। यह सैनिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार से करता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में माओवादी शक्तियों को चीन सपोर्ट करता है, उसका यही रीजन है, वो मूलोच्छेद है। वो भारत की शक्ति को कमजोर करने के लिए, शक्ति को खोखला करने के लिए सैनिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर क्या करता है, साम्यवादी जो ये कहें कि माओवादी संगठनों को गुप्त सहायता कर रहा है, उनको हथियार सप्लाई कर रहा है, उनको आर्थिक सहायता दे रहा है। तो ये इस प्रकार से राजनीतिक मूलोच्छेद के प्रमुख तत्व हैं प्रचारात्मक साधन, सहानुभूति रखने वाले संगठनों का निर्माण, सांस्कृतिक शिष्टमंडल एवं कम्युनिस्ट पार्टी, असंतुष्ट नेता और आर्थिक सहायता। इन सब साधनों के प्रयोग से ऐसी कुशलता से किया जाता है कि विदेशों में साम्यवाद का विरोध करने वाली सरकारों को भी जड़ें भीतर ही भीतर खोखली हो जाएं तथा साम्यवाद तथा साम्यवादी चीन के अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो जाए, ताकि साम्यवादी चीन का एक छत्र प्रभाव स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार से वो साधन जिनका हमने जिक्र किया, जो चाइना की विदेश नीति को मजबूत और चाइना को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, चीन की विदेश नीति के विकास के चरण। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।